Hello, dear students. This is PYQ of MST CET 2022 Magnetic Effect of Electric Current. चलो, done with the intro. Let's start. पहला सवाल ये सवाल बच्चों मैंने ऑलरेडी कोई एक वीडियो में लिया है। मैं अभी तो बताऊंगा ही, बट ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में भी लिया है। आई थिंक ये EMI या फिर AC वाले ऐसा कोई तो एक लेसन में है, तो उसमें देख लेना तो भी क्लियर हो जाएगा। अभी सबसे पहले ये दो लूप एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मैं कैसे बनाऊंगा इनको ध्यान से देखना। मैं ऐसे बनाऊंगा, एक लूप इधर है बराबर, और दूसरा लूप जो ऐसा सर्कल में बना है ना, ठीक है, दूसरा लूप ऐसा जो सर्कल में बना है, मैं इस लूप को थोड़ा सा बाजू से देखता हूँ। बाजू से मतलब आप लोग इसको यहां से देख रहे हो ना, धीरे धीरे इसको बाजू से जाके चेक करो, धीरे धीरे इसको बाजू से जाके चेक करो, तो ये ऐसा दिखेगा। ये समझाएगा, धीरे धीरे अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको बाजू से दिखेगा ऐसा। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अभी अगर यहां तक सबको समझ में आ गया है, ठीक है, ऑब्वियसली यार ये सर्कल होता है। आप सर्कल को जब भी आप साइड से देखोगे ना तो सर्कल ऐसे दिखने लगता है। और साइड से गोल घूमो, देखो ऐसे दिखाई देता है, और एकदम साइड से गोल घूमो तो सर्कल ऐसा हो जाता है। जब रहा तुमको, तो मैं इसको बाजू से देख रहा हूँ तो दोनों सर्कल मुझे एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। अब अगर इतना समझ में आ गया तो इस सर्कल को मैं यहाँ पे ही बना देता हूँ, जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली सर्कल इधर है, नो डाउट अबाउट दैट। एक्चुअली ये सर्कल इधर है, बट अभी के लिए मैं इस सर्कल को इधर बना देता हूँ, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। अब सर्कल 1 का मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस, बराबर। तो सर्कल 1 का मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप 1। एंड ये जो सेकंड कॉइल है, सेकंड कॉइल का एरिया वेक्टर डोसा, डोसा, ये डोसा है तो डोसा का एरिया वेक्टर पता है ना सबको, क्या होता है एरिया वेक्टर? सरफेस को परपेंडिकुलर। अभी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स का फॉर्मूला इज बी बार डॉट ए बार, व्हिच इज नथिंग बट बी ए cos थीटा। अभी जैसे मैं अगर बोलूं कि सेकंड वायर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है फर्स्ट वायर का, तो दैट मींस द फ्लक्स इन द सेकंड वायर is due to whose magnetic field है? The flux in the second wire is due to magnetic field of first wire। इसलिए मैंने यहाँ पे B1 लिया, मल्टीप्लाइड बाय whose एरिया। एरिया तो खुद का लेना पड़ेगा, खुद का, बराबर ना। और इसका एरिया A2 इधर है, so it is B1 A2 into cos phi। How much is the angle between them? 90 डिग्री। cos 90 जीरो, फ्लक्स इज जीरो, काम ही खत्म। मतलब ये सर्कल के जितने भी लाइंस निकल रहे, ये सारे लाइंस हॉरिजॉन्टल डोसे को काट के नहीं जा सकते। फ्लक्स इज जीरो, और अगर फ्लक्स जीरो है तो बात ही खत्म, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। करंट इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। करंट बदलोगे भी तो क्या होगा, फ्लक्स नहीं बदल रहा है, फ्लक्स तो जीरो ही है हमेशा से। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, बोथ कैरी द करंट इन द सेम डायरेक्शन, हेंस दे विल। ओके, दो वायर है, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में। मैंने हमेशा बोला है जब करंट सेम डायरेक्शन में रहता है तो अट्रैक्ट होता है। रिपेल गया, बचा दो ऑप्शन, अट्रैक्ट। अब अट्रैक्ट का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो I1 I2 दोनों सेम है, तो म्यू नॉट I1 I2 ना लिखे आई इंटू आई, विच इज आई स्क्वायर, बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस। ये वाला अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ, जेपा क्या, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई आर। समझा? अगला सवाल, ये बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा क्योंकि लेस नंबर ऑफ एमसीक्यूज इसमें। आई होप हम लोग राइट एमसीक्यूज 2022 चालू ना, हाँ 2022 चालू, ठीक है। 2021 का तो हो गया ना अपना, 2021 का हाँ अभी जस्ट हुआ था। चलो इसे एक स्पॉइलर मिल गया कि मैंने अभी जस्ट रिकॉर्ड किया दोनों भी। अब थर्ड क्वेश्चन, द चार्ज which flows through a galvanometer of resistance 200 ohm connected to a 400 ohm circular coil of 1000 tons wound on a wooden stick 20 mm in diameter if magnetic field of B this much parallel to axis of stick decreases suddenly to zero। पक्का है, 100% नहीं समझेगा, 100% नहीं समझेगा। अगेन द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ सीईटी में से एक है ये, मतलब कि ट्रिकी वाले। कैसे सॉल्व करना है इसको बच्चों? देखो पहले तो आपका टारगेट देखो कि क्या पूछा है। क्या पूछा है टारगेट? द चार्ज विच फ्लोज, चार्ज पूछा है, चार्ज देखो ना, यूनिट देखो, कूलम, कूलम, आपको चार्ज ढूंढना है। ओके, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का 200, और एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 400 है, नंबर ऑफ टर्न्स 1000, वुडन स्टिक, डायमीटर 20, मैग्नेटिक फील्ड दिया है
एंड मैग्नेटिक फील्ड सडनली डिक्रीजेस टू जीरो। अभी देखो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्या आइडिया है पता है क्या? मुझे आइडिया आया कि यार ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों ईएमएफ जनरेट होगा यार? वोल्टेज आपने अपना ये किया ना, क्या बोलते हैं यार, फ्लक्स चेंज हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, बहुत सिंपल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो पक्का है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अरे फैराडे बाबा यही बोले, फ्लक्स बदला तो ईएमएफ बदला। अभी ईएमएफ का फॉर्मूला इज, ईएमएफ या वोल्टेज जो बोलना है बोलो, उसका फॉर्मूला इज डी फाई बाई डी टी। एंड फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अभी कौन सा वैल्यू चेंज होगा? एरिया चेंज हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? इन्होंने बोला है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। सो आई कैन से द ईएमएफ या वोल्टेज, ईएमएफ या वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू, एरिया इज कांस्टेंट, अंदर आएगा डीबी बाय डीटी। अभी देखो मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया ऐसे डायरेक्टली आता है कि बॉस, दे डिडंट गिव टाइम, दे डिडंट गिव dt कि कितने देर में। देखो ना, b कहां से कहां तक है? b 0.012 से लेके कहां तक हो गया? जीरो। मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दिया है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये चेंज है, सॉरी ये आपको अलग दिख रहा है, चेंज, ये चेंज है डेल्टा। सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दिया है बट चेंज इन टाइम नहीं दिया। तो देयरफॉर ये पक्का है, पक्का कि dt कैंसिल होगा, फिक्स है, फिक्स 100% dt कैंसिल होगा। तो लेट्स सॉल्व। अभी आपके पास रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह वगैरह, सोलेनोइड है ना ये, नंबर ऑफ टर्न्स, ये सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड है, और इस सोलेनोइड को अपन ने एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। तो पक्का है कि सोलेनोइड का रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो आर टोटल विल बी R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस। तो हाउ मच इज द टोटल रेजिस्टेंस? 200 प्लस 400 विच इज 600। देखो भैया वोल्टेज मिल गया, रेजिस्टेंस भी मिल गया, रेजिस्टेंस इज हम 600। अब क्या लगाएंगे? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। V पता है, ये जो ईएमएफ है वो वोल्टेज है, R पता है, I ढूंढ सकते हो, तो आई राइट डाउन I इज इक्वल टू V बाय R। लेकिन I का क्या फॉर्मूला होता है? I का फॉर्मूला होता है dq बाय dt। ये कैसे? भैया चार्ज निकालना है, तो करंट इक्वल्स टू dq बाय dt, दैट इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय करंट। वोल्टेज कितना था? देखो वोल्टेज कितना था, एरिया इंटू डीबी बाई डी टी, यही था ना वोल्टेज। अरे देखना इधर, एरिया इंटू डीबी बाई डी टी अपॉन नीचे क्या था, नीचे रेजिस्टेंस था। अब देख डी टी उड़ गया, मैंने बोला था डी टी उड़ेगा। सो इट इज डी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया यार? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड कितने से चेंज हुआ? 0.02 से लेके जीरो पे आ गया, डायरेक्टली जीरो पे। तो चेंज कितना है? ये इनिशियल जितना, 0.012 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 600। अब खाली मैथमेटिक्स है। आई होप यहां तक समझ में आ गया सबको। अब इसके आगे चलो सॉल्व करेंगे इसको। सो इट इज पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इज हाउ मच यार? डायमीटर दिया है, डायमीटर है 20 mm, तो रेडियस विल बी 10 mm। mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ तो 10 × 10⁻³ एक 10 से लोन को चुका दो, तो 10⁻²। रेडियस है 10⁻², तो रेडियस का स्क्वायर कितना होगा? 10⁻⁴। देखना, रेडियस इज 10⁻², रेडियस का स्क्वायर होगा 10⁻⁴। तो पाई लिख लिया, यस लिख लिया, आर स्क्वायर लिख लिया, यस लिख लिया, इंटू 0.012 अपॉन नीचे क्या है? 600। ओके, पाई का वैल्यू इज 3.14 इंटू 0.012 बाई 600 इंटू 10⁻⁴। नाउ यार ऑप्शन देखो यार, माइक्रो दिख रहा है, माइक्रो मतलब सीधी बात है 10⁻�6। तो अगर 10⁻�6 ही चाहिए तो मैं लोन लेता हूँ, लोन लेता हूँ 2 जीरो का। तो इट बिकम्स 3.14। अरे यार पाई आर स्क्वायर डीबी, राइट है, राइट है, राइट है, ठीक है। लोन क्यों ले रहा हूँ, लोन क्यों ले रहा हूँ? डायरेक्टली इसको इधर भेजता ना,
लोन क्यों ले रहा हूँ? नीचे तो जो 600 है ना, नीचे का 600, तो दिस इज 3.14 इंटू 0.012 बाय 600 को लिखूंगा 6 इंटू 100, मतलब 6 इंटू 10⁻²। वो 10⁻² ऊपर भेजो तो 10⁻² होगा। तो 3.14 इंटू 0.012 इंटू 10⁻6 अपॉन 6। अब ये होता है माइक्रो। 10⁻6 मतलब माइक्रो। सो इसकी जगह पे मैं सीधा माइक्रो लिख दूंगा, तो 3.14 इंटू 0.012 बाई 6 माइक्रो कूलम। 6 वन जा, 6 जीरो जा, पॉइंट जा, जीरो जा, 1 डिवाइड नहीं होता और एक जीरो, 6 टू जा 12, 0.002। अरे यार क्या रॉन्ग किया अपन ने, बहुत ही छोटा आंसर आ रहा है तो। अरे हाँ, नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई नहीं किया, माय गॉड। शॉर्ट, इधर पे शॉर्ट, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए पंगा होगा। चलो ठीक है, कोई ना, वो भी कर देता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। नंबर ऑफ टर्न्स बाकी है ना अपने को मल्टीप्लाई करना। देखो बच्चों, अपने पास क्या फॉर्मूला है? ईएमएफ का फॉर्मूला इज डी फाई बाई डी टी, विच इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला इज एनबीए। एक टर्न का बीए था, बाकी का एनबीए, तो एन इंटू ए बाहर आ गया, अंदर बचेगा डीबी बाई डी टी। ये है आपका वोल्टेज। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर करना है, तो वोल्टेज को आर से डिवाइड करना है, दैट इज एन ए डीबी बाई डी टी, और इसको आर से डिवाइड करना है। एंड करंट इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी विल बी इज इक्वल टू एन ए dB by dt इंटू नीचे r, dt dt उड़ गया, so dq will be n a dB by r। बस, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 था और एरिया था पाई आर स्क्वायर। r कितना था? 10⁻², तो स्क्वायर 10⁻⁴। dB कितना? 0.012, बराबर। और नीचे रेजिस्टेंस 600। अब बराबर आएगा अपने। अब रेडी है तो पहले तो ये दो जीरोस दे दो। 10⁻² ऊपर है, नीचे है 10⁻² ऊपर जाके 10⁻²- हो जाएगा, -4 -2 -6। सी हो जाएगा पाई एज इट इज, 1000 एज इट इज, 0.012 एज इट इज, नीचे 6 बचेगा और 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो कूलम, तो ये हटा दो, ये माइक्रो कूलम आ गया। कितना नंबर बचा? पाई मतलब 3.14 इंटू 1000 इंटू 0.012, नीचे 6। बेटा इसको 1000 दे दो, माइक्रो कूलम तो आ गया आंसर इधर पे, 1000 इसको दे दो। तो 3 से डिजिट को शिफ्ट करो, 1 2 3, तो डायरेक्टली 12 हो जाएगा। सो 3.14 इंटू 12 और नीचे 6, 6 वन जा, 6 दो जा, और 3 इंटू 2 6 पॉइंट समथिंग। क्या आंसर है? 6 पॉइंट समथिंग, अरे सॉरी 0.6, 6 पॉइंट समथिंग, ए आंसर है। यहाँ पे शॉर्ट क्या हो रहा था अपना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिया था, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मिला, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब 1000 लेना पड़ेगा, तो 1000 लिया तो ये 1000 दिया, तो ये 2 बन जाएगा, 2 इंटू 3.14 बराबर 6.3 आ रहा है। क्या करूं, उम्र का असर है, थोड़ा बहुत बीच बीच में भूल जाता हूँ। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैविंग सेम मोमेंटा, ओके मोमेंटम सेम है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, वो सेम है। एंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और बोला है द कर्व्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, दे विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, द पाथ ऑफ द प्रोटॉन इज मोर, द कर्व्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी सेम। ओके, मतलब बेसिकली उनको रेडियस से मतलब है। तो ठीक है, अपने को पता है जब अपन साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं, तो साइक्लोट्रॉन में मैंने बोला था, अरे यार यही प्रॉब्लम हो गई, नहीं नहीं ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन का मैंने बोला था कि साइक्लोट्रॉन में एक होता है फोर्स का लॉजिक, एक होता है एनर्जी का लॉजिक। इधर अपने को फोर्स का लॉजिक लगाने का है, क्यों? क्योंकि वो गोल घूम रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यूवीबी, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, विच इज एमवी स्क्वायर बाय आर। एक वी उड़ गया, सो क्यू बी इज इक्वल्स टू एम वी बाय आर। आर इधर भेजो, तो आई कैन से क्यू बी आर इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। क्यू इज कांस्टेंट, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, so रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। सर, लेकिन मास इनटू वेलोसिटी तो मोमेंटम होता है, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अरे सर, लेकिन मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। समझा? तो एक्चुअली सीन क्या हो गया, ये एक वी उड़ गया था ना, तो सिर्फ एम वी बचा, इसलिए सेम आंसर आया। ठीक है, अगला सवाल, पांचवा। टू पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, ओके दोनों का लेंथ सेम है, उनको अपन ने डी डिस्टेंस रखा है एक दूसरे से, दोनों में करंट I1 I2 है, और उनमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा? यार सोच।
इसको अच्छे से बताओ क्या रे, पूरा रुक अच्छे से बताता। क्या लिमिटेड ही क्वेश्चन है ना, जल्दी हो जाएगा ये वीडियो। अभी और बहुत रिकॉर्डिंग करना हम लोग का बाकी है। कुछ फैकल्टीज अभी फिलहाल आपके सीटी लेक्चर्स ले रहे हैं, एंड कुछ फैकल्टीज रिकॉर्डिंग पे लगे हैं, सो दैट आपको बाय द एंड ऑफ योर सीटी के क्रैश कोर्स आपका लेक्चर्स भी हो जाएंगे, प्लस आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएगा। भरपूर हो जाएगा फिर तो कंटेंट भरपूर, उसमें कोई इश्यू ही नहीं रहेगा। ओके लेट्स सी। अभी देखो यहाँ पे बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक ऐसा प्लेन बनाऊं, ये 3D प्लेन है। 3D हमारी दुनिया 3D वाली, मालूम है ना? ये ये 3D प्लेन है, ठीक है। अभी इसमें मैं दो वायर लेता हूं, एक वायर इधर और दूसरा वायर इधर, पैरेलल, ठीक है। अभी अगर आपसे बोला जाए कि द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, बस इतना बताओ मैग्नेटिक फील्ड दोनों हेल्प करेंगे क्या अपोज करेंगे? देखिए जरा, फर्स्ट वाले में करंट दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये लोग नहीं बोला है, द करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। फर्स्ट केस में मैं करंट ऊपर लेके जाता हूँ मान लो, एंड सेकंड केस में मैं करंट नीचे लेके जाता हूँ। अभी फर्स्ट में करंट ऊपर है तो अंगूठा ऊपर निकालो और अपनी उंगलियों को ऐसे गोल घुमाओ, बराबर ऐसा आपके फोर फिंगर्स घूमेंगे। सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बोर्ड के अंदर या प्लेन के अंदर घुस रहा है, ठीक है। ये साइड पे अगर आप चेक करोगे तो प्लेन के अंदर घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर घुस रहा है गोल घूम के, और फिर बाद में वो प्लेन से बाहर निकल रहा है ऐसे। अब दूसरे केस में जब सेकंड वायर को लेते हो तो सेकंड वायर में आपका अंगूठा नीचे आएगा, अरे वो थम्स डाउन करो ना, फिर थम्स डाउन, तो ऐसा आएगा आपको, आपका अंगूठा नीचे और ऐसा हाथ आपके फिंगर जैसे। तो वो केस में मैग्नेटिक फील्ड फिर से प्लेन के अंदर घुस रहा है, तो फिर से इधर ही घुस रहा है। दैट मीन्स दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर रहे हैं। समझा क्या? वेरी सिंपल। तो इसीलिए सीधा सीधा ऐड करना है, सो इट इज म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई इंटू, एक ही गलती करते बच्चे, ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है, ये सवाल ट्रिकी है। ट्रिक क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा? d/2, ये मिस्टेक कर देते हैं। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये भी d/2, 2 कट गया, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड हेल्प कर इसलिए ऐड करने का, सो म्यू नॉट I1 बाय पाई डी प्लस म्यू नॉट I2 बाय पाई डी। तो म्यू नॉट बाय पाई डी को कॉमन निकालो, I1 प्लस I2, ये हमारा आंसर है। बहुत सारे बच्चे ये आंसर मारेंगे, वो गलती ये हो जाएगी कि दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस डी है, बट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालने बोला, बिटवीन द टू वायर्स, ठीक है। खैर, डन विद दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन। A long rectangular conducting loop of width L, mass m, and resistance R is placed partly in a perpendicular magnetic field. It is pushed downwards with a velocity v so that it may continue to fall freely. यार दिमाग मत लगाओ, सच बोल रहा हूँ, दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट सॉल्व करो। कैसे डायरेक्टली सॉल्व करना है इसको? सीधा सीधा बोलो सर, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। दैट मींस नीचे जो वेट है, दैट वेट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय फोर्स, ठीक है। वेट मस्ट बी बैलेंस बाय फोर्स, और फोर्स का क्या फॉर्मूला आपको पता है? जब मैं वायर को मूव करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें फोर्स लगता है, बराबर ना? वो लॉजिक लगाना है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लॉजिक लगाऊंगा कि भैया वेट का फॉर्मूला होता है mg, और वायर में जब आप करंट भेजते हो तो उसमें फोर्स बनता है ऑब्वियसली। अरे यार सोचना सोचो ना, कॉइल है, कॉइल में करंट है, करंट बनेगा कि नहीं? करंट ऑफ कोर्स बनेगा, क्यों? अरे सर, ये जो क्वेश्चन है, ये ईएमआई प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को मिक्स किया है। ईएमआई क्या बोलता है? ईएमआई बोलता है कि अगर वायर मूव करेगा तो करंट बनेगा, ग्रेट। और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर करंट बनेगा तो फोर्स लगेगा। सोचो ट्रिक, सोचो सोचो ट्रिक। फर्स्ट, ये मूव कर रहा है, मूव करने की वजह से करंट फ्लो होगा, अपना ईएमएफ इंड्यूस होगा। और सेकंड, करंट फ्लो की वजह से क्या होगा?
करंट फ्लो की वजह से एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स रिवर्स रहेगा, खत्म। सो दैट मीन्स फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू वेट, एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई एल साइन थीटा। तो एम जी इज इक्वल्स टू बी आई एल। करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो एम जी विल बी इक्वल्स टू बी इंटू ई एम एफ इंटू लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस। यहां तक समझ में आ गया सबको? उसके बाद ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर में दोनों लेसन है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट और ईएमएफ। अब मैग्नेटिक इफेक्ट का लगा दिया अपन ने, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट का ये फॉर्मूला था एफ इक्वल्स टू बी आई एल। ये जो फॉर्मूला था ये मैग्नेटिक इफेक्ट का, ये हो गया। अब उसके बाद ईएमआई, और ईएमआई का क्या फॉर्मूला है, ई इक्वल्स टू बी एल वी होता है। मालूम है क्या ईएमएफ का फॉर्मूला, बी एल वी। सो एम जी इज इक्वल्स टू बी इंटू, ये ईएमएफ का फॉर्मूला बी एल वी इंटू, वापस से एक एल था, नीचे एक आर था, तो बी इंटू बी बी स्क्वायर, एल इंटू एल एल स्क्वायर। तो एम जी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। अपने को वेलोसिटी चाहिए तो आर इधर भेज दो। सो एम जी इंटू आर विल बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी। बी स्क्वायर एल स्क्वायर को इधर भेजो, डिवीजन में जाएगा, एम जी आर by b square l square will be equals to v। हाँ, वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे अच्छे सवाल है, कुछ कुछ सवाल अच्छे हैं। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन। करंट कैरिंग अ कॉइल, अरे यार देख के समझ में आ गया, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r has a point p situated at one of the axis। चलो ठीक है, ये हो तो गया है, बट फिर मुझे डाउट है आप लोग वो वीडियो निकाल के देखोगे क्या, तो पूरा सोल्यूशन वापस से बता ही देता हूँ, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। इसीलिए मेरा टाइम ज्यादा जाता है, मैं सोचता हूँ मेरा रिकॉर्डिंग 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, कभी नहीं हुआ 1 घंटे में रिकॉर्डिंग, हर एक में समय ज्यादा लगे। इसीलिए ना, इट इज प्रिंसिपल्स, इट्स मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स की ईमानदारी से बच्चों को देते रहना है कंटेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, एक सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला सबको पता है सर्कुलर कॉइल का, इट इज म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू रेडियस, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 3/2, और ये डिस्टेंस होता है जेड। ठीक है, और आपको बोला है द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट पी इज, देखो ना ये पी किधर है, पी किधर है, पी इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो जेड है ना, जेड, ये इन लोग ने इसको लिखा है एक्स। अब सिंस लास्ट टाइम पे भी मैंने जेड से सॉल्व किया था, इस बार भी मैं जेड से सॉल्व करूंगा, वही आपका एक्स है। और आपको क्या बोला है, आपको बोला है द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पी वाला मतलब कि एक्सिस वाला, द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इज 1/8 देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब एक्सिस का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2 इज 1/8 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई बाय 2r। अभी 2 म्यू नॉट, म्यू नॉट, आई आई, सब कैंसल, क्या बचा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2 विल बी इक्वल्स टू 1/8r। ये 8r इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 8r क्यूब, और ये नीचे का टर्म इधर भेजो, तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2। याद आया रहेगा अब तक एटलीस्ट आप लोगों को कि क्या हो रहा है। अब इसमें ए रूट में है, तो रूट के लिए अपने को स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर दो, 8 8 64, आर क्यूब का स्क्वायर आर रेज टू 6, इसका रूट हट जाएगा, सो दिस इज आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3। अभी 64 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 का क्यूब, और आर रेज टू 6 को कैसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर का क्यूब will be equals to r square plus z square raised to 3। अभी दोनों के क्यूब को मिक्स कर दूंगा, so this becomes 4r square the whole cube will be equals to r square plus z square raised to 3। दोनों का क्यूब रूट ले लो तो क्यूब क्यूब उड़ जाएगा, यू गेट 4r square is equals to r square plus z square, r square उधर भेजो, 4r square minus r square is equals to 3r square, that is equals to z square,
therefore z is equals to √3r. हाँ, डन। लेंदी था बट वर्थ इट था। अगला सवाल। एक सेकंड ना, छींक आ रही, सॉरी। लेट्स डू इट। ट्रांसफॉर्मर। अच्छे से समझाता हूँ ये क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर में एक होता है आपका प्राइमरी साइड, ठीक है? एक होगा आपका प्राइमरी साइड और दूसरा होगा सेकेंडरी साइड। डेटा देखो तो क्या कहती है आपको, देखो ये दिया है, इतने पावर सप्लाई पे काम कर रहा है, मतलब वो जिस पे ऑपरेट करता है ना बच्चों, अगर उसका ऑपरेटिंग वैल्यूज दिया है ना, दैट मीन्स उसका इनपुट दिया है कि वो कितने पे यूज हो रहा है, एंड दैट इनपुट इज नथिंग बट गाइड। ये सारा का सारा प्राइमरी होता है। यहाँ से एनर्जी देते हैं अपन इनपुट, ये जो प्राइमरी है ना बच्चों, यही आपका इनपुट साइड होता है। सो आपके पास वोल्टेज प्राइमरी साइड का दिया है कितना, 200, और आपको पावर भी दिया है, पावर भी प्राइमरी साइड का दिया है कितना, 3 किलोवाट, मतलब 3000। तो इसे आप लोग करंट निकाल सकते हो प्राइमरी साइड। कैसे? पावर का फॉर्मूला सबको पता है, V इंटू आई। पावर इज V इंटू आई। तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट, आई विल बी इक्वल टू पावर बाय वोल्टेज। तो पावर इज 3000, वोल्टेज इज 200, डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 15 एम्पियर। समझा? तो मेरे पास देखो फिर डेटा दिया, वोल्टेज इन द प्राइमरी 200, करंट इन द प्राइमरी इज 15, पावर इन द प्राइमरी इज 3000। ये सारा डेटा प्राइमरी का है। अब सेकेंडरी डेटा पे जाएंगे। सेकेंडरी पे जाने के लिए बस इतना याद रखो कि एफिशिएंसी 90% है। एफिशिएंसी 90%, दैट मीन्स पावर इन द secondary, and secondary is nothing but output side. So power in the output is 90% of the power in the input. So power in secondary is how much, 90, मतलब 90 by 100 into 3000। जो इनपुट पावर था ना वो 3000 था ना, तो उसका 90% कितना होता है, 2700। तो आई कैन राइट डाउन पावर इन द सेकेंडरी इज 2700 वैट, और आपको दिया है करंट, दिया है करंट सेकेंडरी का दिया है, ठीक है? तो करंट इन द सेकेंडरी इज 6 एम्पियर। तो आपको वोल्टेज इन द सेकेंडरी ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो वोल्टेज इन द सेकेंडरी? वोल्टेज इन द सेकेंडरी इज वेरी सिंपल। वापस से पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। तो वोल्टेज इक्वल्स टू पावर बाय करंट। पावर इज 2700, करंट इज 6 सेकेंडरी में। 6 4 जा 24, 3 बचा, 6 5 जा 30, 450। सो वोल्टेज इन द सेकेंडरी इज 450, करंट इन द सेकेंडरी दिया था 6, एंड पावर इन द सेकेंडरी 2700। ये आपका आंसर आ जाएगा फिर। समझा? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। Three long straight and parallel wires carrying a current are arranged like this. ओहो हो, क्या सुंदर सवाल है, बहुत इजी है बट देख के डिफिकल्ट लगता है। देख के लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है बट बहुत इजी है। कैसे? देखो, 3 वायर है, ठीक है? यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट, तीनों में भी करंट सेम डायरेक्शन में। ओके, एक डेटा देखो क्या दिया, द वायर सी जो बीच में है। अभी इतना तो पक्का है कि सर करंट सेम डायरेक्शन में, जब करंट सेम डायरेक्शन में रहता है तो फोर्स अट्रैक्शन रहता है। तो सी वाले वायर पे जो पहला वाला वायर है, ए वाला वायर, वो अट्रैक्शन का फोर्स डाल रहा है। वैसे ही सी वाले वायर पे जो दूसरा वायर है, बी वाला, वो भी अट्रैक्शन का फोर्स डाल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों, देखो ना, ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में। तो सी वाले वायर पे बेसिकली इधर भी फोर्स है और इधर भी फोर्स, और इन्होंने बोला देयर इज नो नेट, नो फोर्स। नो फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स बिटवीन ए एंड सी विल बी सेम एज फोर्स बिटवीन बी एंड सी। ये फॉर्मूला है। अब फोर्स का क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi distance
विल बी अगेन इक्वल टू बी और सी के बीच का भी म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डिस्टेंस। झेपा क्या? अगर ए और सी के बीच का फोर्स चाहिए तो ए और सी के बीच के फोर्स के लिए ए और सी का करंट और उनके बीच का डिस्टेंस, और बी और सी के बीच में फोर्स चाहिए तो बी और सी के बीच का करंट मल्टीप्लाइड बाय उनका डिस्टेंस। म्यू नॉट सेम है, और आई थिंक दोनों में आईसी दी है तो आईसी भी उड़ जाएगा। तो क्या बचा? करंट इन ए, नीचे 2 पाई उड़ा दो, 2 पाई उड़ा दो, तो करंट इन ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन एसी विल बी इक्वल्स टू करंट इन बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बीसी। ए का करंट इज 15, इनके बीच का डिस्टेंस इज x, बी का करंट इज 10 एंड इनके बीच का डिस्टेंस इज 15 माइनस x। अब क्या करो, दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, इसको 5 2 जा 10, 15 माइनस x। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 3 इंटू 15 माइनस x इज इक्वल टू 2x। 15 इंटू 3 जा 45 एंड ये हो जाएगा आपका 3x विल बी इक्वल्स टू 2x। माइनस 3x उधर भेज दो तो 5x हो जाएगा, मतलब 45 इज इक्वल्स टू 5x, तो x इज इक्वल्स टू 45 बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 9। माय गॉड, जेपा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली हाँ, ये थोड़ा सा मुझे हेक्टिक जैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बैक टू बैक वीडियो बनाया मैंने। कौन सा बैक टू बैक बनाया? ये वाला 2021 एंड 2022। तो बैक टू बैक वीडियो बनाने में थोड़ा सा ये हो जाता है, स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है बॉडी पे। ब्रेक नहीं लेते ना बीच में हम लोग। खैर एनीवे, दैट शुड नॉट अफेक्ट माय टीचिंग इन एनी केस। तो भैया धीरू सर तो इधर ही है, धीरू सर पूरा एफर्ट मारेंगे। इसी बात पे मुझे मैसेज करना, PYQ 2022 मैग्नेटिक इफेक्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है कि सर आपने बोला था ये नंबर, ये न्यूमेरिकल पे आपको मैसेज करने के लिए। नंबर तो सबको पता है, नंबर तो जानते ही होगे, 8956203459। बस बता देना कि कौन से रीजन से हो, कहां से आए हो, कौन से गोले के हो। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रोटॉन भाग रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में और उसकी एनर्जी है E। The strength of the magnetic field is increased to 4 times, but the proton is constrained to move in the same radius. मतलब रेडियस सेम है एंड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है 4 गुना, और आपको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी पूछो। तो यार ये साइक्लोट्रॉन हो गया। सेम क्यों? एक प्रोटॉन को दूसरे के फील्ड में लगाया। याद है साइक्लोट्रॉन का भी तो लॉजिक ऐसे ही होता है, दो डीज होते हैं जिसमें अपन वो चार्ज को गोल घुमाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहता है। सो इसमें साइक्लोट्रॉन में दो लॉजिक लगता है, एक फोर्स का लॉजिक लगता है और एक एनर्जी का लॉजिक लगता है। फोर्स का लॉजिक इज QVB, फोर्स होता है और मूविंग चार्ज, एंड वही फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है विच इज mv²/r। एक v उड़ गया तो QB इज इक्वल टू mv/r। रेडियस सेम है, चार्ज सेम है, मास सेम है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, बी बढ़ा 4 गुना, वेलोसिटी बढ़ा 4 गुना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी अगर 4 गुना बढ़ेगा तो वेलोसिटी का स्क्वायर फिर कितना गुना बढ़ेगा? 16 गुना। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर इज मेड 1/3, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन हाउ मच? करंट सेम है यार, सिंपल है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। डिस्टेंस को आपने चेंज किया, करंट सेम है, लेंथ सेम है, 2 पाई सेम है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो बताओ डिस्टेंस फिर कितना है? डिस्टेंस कम है तो फोर्स बढ़ेगा। डिस्टेंस फिर कितना है? 1/3, तो फोर्स फिर कितने से बढ़ेगा? 3 टाइम्स, ट्रिपल। अब आपको रियलाइज होगा कि धीरू सर का मेथड वर्थ है। मेरा मेथड ना बच्चों वर्थ है सॉल्व करना, वर्थ। अगला सवाल 12वां। If the current flowing through the coil is reduced by 50%, then the energy of the coil. हो, क्या सवाल है यार। आई कैन बेट होशियार बच्चे भी मिस्टेक करेंगे, पता है होशियार बच्चे मिस्टेक क्यों करेंगे? लास्ट स्टेप से पहले तक अगर आप लोग जाओगे ना तो आपको एक अलग आंसर आएगा, सेकंड लास्ट स्टेप तक अलग आंसर आएगा। देखिएगा कैसे, सबको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। करंट इज reduced बाय 50%, मतलब I2 कम हो गया। कितना हो गया I2? आधा।
सिंपल है, आधा हो गया। कैसे पता? अरे सर, करंट 50% कम हुआ है। मतलब स्टार्टिंग में अगर करंट 100 एम्पियर था, I1 अगर 100 एम्पियर था, तो I2 कितना है? 50 एम्पियर, व्हिच इज नथिंग बट I1 का आधा। समझा? तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि द करंट इज डिक्रीज्ड टू हाउ मच? हाफ। और आपको पूछा है कि एनर्जी कितना होगा। सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो एल बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एल कम होगा तो एनर्जी कम होगा। तो अरे यार, एल क्यों लिखा मैंने? आई है ये, एल तो कांस्टेंट था। सॉरी हाँ। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करंट बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, करंट कम होगा तो एनर्जी कम होगा। अब बताओ, करंट कितना हुआ? करंट कम हुआ तो एनर्जी भी कम होगा। करंट कितना हुआ? हाफ हुआ। तो सॉरी, हाँ बराबर बराबर, करंट हाफ हुआ है ना। हाँ, इन लोग नहीं बोले ना, द करंट इज रिड्यूस्ड बाय 50%, यस। तो करंट हाफ हुआ है, तो करंट अगर आधा होगा तो एनर्जी भी आधा होगा। गलत। एनर्जी आधे का स्क्वायर होगा। आधे का स्क्वायर क्या होता है? ओ, झेपा क्या? अरे सुन ना, सिंपल है। दोनों डायरेक्टली है, एक कम तो दूसरा कम, एक हाफ तो दूसरा हाफ का स्क्वायर, 1/4। मतलब कि एनर्जी इन द सेकेंड केस इज 1/4 द एनर्जी इन द फर्स्ट केस। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा 1/4 मतलब 25%। गलत। E2 इज 1/4 ऑफ E1। समझा? तो डिक्रीज फिर कितने से हुआ? कोई भी चीज अगर 1/4 कम हो गया तो कितने से कम हुआ? सोचो। अगर मान लो कि स्टार्टिंग में 100% था, तो E2 फिर कितना है? 1/4। 1/4 ऑफ 100 फिर कितना होता है? 25%। मतलब E2 इज ओनली 25% रिमेनिंग। तो गया फिर कितने से? डिक्रीज बाय 75%। ये आंसर है। जिन्होंने लास्ट स्टेप नहीं किया था उनका ये आंसर आता, तो ये रॉन्ग आंसर है। यहाँ पे ट्रिकी था। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक डायपोल के जैसा ही है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। वापस बता ही देता हूँ, आप लोग भी क्या याद रखोगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, इधर पे आएगा पीई साइन थीटा। और एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे एनर्जी कैसे आता है? वर्क करके। वर्क का फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लीनियर मोशन के लिए था, इधर पे आएगा टॉर्क। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, इधर पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला इज पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, विच इज पी ई कॉस थीटा। निगेटिव आएगा मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है, ज्यादा शाना मत बनो। निगेटिव आएगा, इग्नोर करो। कॉस थीटा, इनिशियल से लेके फाइनल। अब इनिशियल को 0 डिग्री ले लो, फाइनल को 90 डिग्री ले लो। सो इट विल बी पीई इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है और कॉस 0 1 होता है, तो ब्रैकेट में सिर्फ 1 बचा। तो 1 इंटू पीई इज ओनली पीई। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। A toroid core has inner radius. ओके, ये दो दो कॉइल वाला है ना सवाल, ठीक है। बच्चों आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है। जब भी आपके पास ऐसे एक टोरॉइड दिया रहता है, ठीक है, अगर आपको मीन रेडियस दिया है, डायरेक्टली मीन रेडियस मतलब बीच का रेडियस, अगर बीच का रेडियस दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई, वेयर व्हाट इज एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाय लेंथ, विच इज 2 पाई आर। व्हाट इज आर? मीन रेडियस, इतना याद रखो। बट अगर आपको मीन रेडियस नहीं दिया है, तो मीन रेडियस कैसे निकालते हैं? इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। तो मीन रेडियस कैसे निकलते हैं पता है क्या? मीन रेडियस का फॉर्मूला इज R1 प्लस R2 बाई 2। तब आपको बीच का रेडियस मिलता है। एग्जैक्टली exactly, ऐसा। तो नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। लेंथ कितना होता है यार? वायर अपन इधर पे गोल घुमा है, वायर इधर इधर से गोल घुमा है, तो वायर फिर कितने लेंथ पे गया है? वायर लेंथ पे गया है इसके सरकमफेरेंस जितना, 2 पाई आर। सो कहां पे लिख रहा था मैं? म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू पाई इंटू मीन रेडियस। एंड हाउ मच इज मीन रेडियस? R1 प्लस R2 बाय 2। 2 टूट गया, तो क्या आंसर आएगा? ये वाला आंसर है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये आंसर मार्क करेंगे, जो रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट 15th क्वेश्चन।
ओके, डेटा देखो तो क्या दिया, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया, एरिया दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कांस्टेंट दिया है, करंट दिया है और एंगल पूछा है। कैसे ढूंढेंगे एंगल? बहुत सिंपल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है एन बी आई ए साइन थीटा, एंड मैक्सिमम हम लोग एफिशिएंसी रखने के लिए साइन 90 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एन बी आई ए ले लो, सिर्फ एन बी आई। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे साइन थीटा लेंगे और रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाते हैं ना, तो हम लोग उसका एंगल 90 डिग्री रखते हैं, सो दैट मैक्सिमम इफेक्ट मिलेगा। तो एन बी आई ए, रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है सी थीटा, सी उधर भेजो। तो थीटा इक्वल्स टू एन बी आई ए बाय सी। सी का यूनिट देखो क्या है, सी का यूनिट न्यूटन मीटर पर डिग्री। अगर सी आपको डिग्री में दिया है ना, तो थीटा भी डायरेक्टली डिग्री में मिलेगा। अगर सी आपको रेडियन में दिया होता, तो थीटा भी आपको रेडियन में मिला होता। ये चीज याद रखना, यहाँ पे लकीली डिग्री में दिया है। तो थीटा इज डायरेक्टली एन बी आई ए अपॉन सी। हाउ मच इज नंबर ऑफ टर्न्स? नहीं दिया, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया तो 1 ले लो। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया? 0.01। करंट कितना दिया है? करंट देखो 300 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ करंट मिल गया। ठीक है, ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये था बी, ये था आई, और ये एरिया। और एरिया देखो तो कितना है, एरिया दिया है 0.05। नीचे कुछ है क्या? नीचे सी है, सी कितना है? 5 × 10⁻⁹ अभी धड़ाधड़ क्या करो देखो, ऊपर 0.01 इंटू 300 इंटू 0.05, नंबर्स देखो 0.01, 300, 0.05 इंटू 10 क्या है? -6। और नीचे 5 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ ऊपर भेजो तो 10⁻+9, +9 -6 क्या होता है? +9 -6 10⁻+3 मतलब 1000 आएगा। और यहाँ पे क्या है? 0.01 इंटू 300 इंटू 0.05 इंटू 1000/5। अभी देखिए जरा, इसके डॉट को हटाने के लिए 2 जीरो यूज कर लिया, 2 जीरो यूज कर लिया इसके डॉट को हटाने के लिए, इसके भी डॉट को हटाने के लिए 2 जीरो यूज किया, मतलब टोटल अपन ने 4 जीरो यूज किया। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो यूज कर लिया, तो इसका डॉट हट गया तो 1 आ गया, ये बच गया 30, इसका हटा दिया तो 5 बच गया, नीचे बचा 5, 5 5 उड़ गया, आंसर आ गया 30। सुख की अनुभूति हो गई। चलो बस, टाइम वेस्ट नहीं करने का है, मैं थक गया। वाइंड अप करते, विल मीट नेक्स्ट टाइम। टाटा बाय बाय, एंजॉय लाइफ।